हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, अभी ये हमारी थर्ड वीडियो है। हम अभी तक चैप्टर 6 पर 2 वीडियोस बना चुके हैं। और फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया प्लांट्स के न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन अदर ऑर्गेनिज्म और उसके वेरियस टाइप्स। और सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अगर आपने वो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर देखिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, जैसा कि ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो रेस्पिरेशन क्या है? जो भी आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस है आपका रेस्पिरेशन का। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो हमने ली है हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाएगी और आपके फूड को ऑक्सीडाइज करेगी और उसमें से एनर्जी लेगी। ठीक है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है दो टर्म्स में, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। दो सिमिलर टर्म्स हैं। ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का ही। ब्रीदिंग मतलब हम सांस ले रहे हैं, फर्दर कोई और जानकारी ब्रीदिंग में नहीं दी जाती है। सांस ले रहे हैं कि हाँ अभी ऑक्सीजन ली है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, लेकिन वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, वो सारा रेस्पिरेशन के बाद रेस्पिरेशन का टाइप पार्ट है। तो इसी तरीके से आपके इस बुक में एनसीईआरटी में, जैसा कि आपको पता है हम सिर्फ एनसीईआरटी करते हैं क्लास 10th की, तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 101 पे आपको ये बॉक्स दिया हुआ है नीचे, और ये ऊपर एक बॉक्स दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में, इन दो पैराग्राफ्स में आपको सिर्फ ये जो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है वो समझाया गया है। तो अभी हम पहले इस टेबुलर फॉर्म के बारे में ही पढ़ेंगे, इससे आपकी ये दो पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका एक बेसिक प्रोसेस है जो हर ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे फिर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, ऑक्सीजन की कमी में हो, या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। तो ये आपका बेसिक प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो प्लांट में भी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 6 कार्बन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। उसके बाद अगर तो ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, ये ईस्ट में होगा। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोल सकते हो और एनारोबिक प्रोसेस भी बोल सकते हो आप इसको। तो इसमें क्या होगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये जो एरो मैंने ऊपर का बनाया है इसका मतलब गैसियस फॉर्म में रिलीज हो रहा है और एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बन थे, एक तो गैसियस फॉर्म में रिलीज हो गया और दूसरे से इथेनॉल बन गया। ये आपका एनारोबिक प्रोसेस होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब भी प्रोसेस होगा वो आपका एनारोबिक प्रोसेस होगा। सेकेंडली, यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट थी लेकिन अब वो यूज हो चुकी है सारी। उसके बाद क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगी ग्लूकोज की पायरुवेट में। फिर मसल सेल्स में क्या होगा, जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और एनर्जी मिलेगी। जब भी कोई बंदा एक्सरसाइज करता है तो क्या होगा, क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, उसके बाद वो फिर से ठीक हो जाता है। इसमें क्या हो रहा था, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिस वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है ये एक्टिविटी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अगेन बेसिक प्रोसेस तो यही है, पायरुवेट तक बनेगा, सब जगह में पायरुवेट बनेगा ही बनेगा। पायरुवेट के बाद क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनर्जी मिलेगी। एनर्जी 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 आपकी हर चीज में आ रही है। अब ये एनर्जी होती क्या है, किस फॉर्म में होगी, ये एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी आपकी, एटीपी को बनाने में। ये जो एटीपी होती है इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक एनर्जी की करेंसी है आपकी। तो ये बनेगी किससे, एडीपी से। एडीपी से इसका मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट थे और इसमें एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड हो गए और ये बन गया आपका एटीपी। ये आपकी एनर्जी करेंसी है। ठीक है,
हमारी बॉडी, और ये एटीपी यूटिलाइज तब होगा जब आप कोई भी बॉडी में एक्टिविटी करेंगे, कोई भी अदर एक्टिविटी करेंगे, तो वहां पे आपकी ये करेंसी लगती है एटीपी की। आप इसको एक बार अच्छे से देखो। तो बच्चों ये सब जो बेसिक प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया है वो हर ऑर्गेनिज्म में होगा। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन तो मसल सेल्स में होगा। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ईस्ट में, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो एरोबिक प्रोसेस होगा, और एब्सेंस में हो रहा है तो एनारोबिक प्रोसेस होगा। तो इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसमें आपको पता ही है प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके पार्ट 1 देखिए। तो उसमें हमने कुछ इस तरीके से गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों ये दोनों है आपके गार्ड सेल्स, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है स्टोमल पोर, ये है लीफ। तो यहाँ क्या होगा, रेस्पिरेशन इस पार्ट में होगी प्लांट के। ये जो स्टोमेटाज है लीफ के एपिडर्मिस लेयर में होते हैं, ये मैंने पार्ट 1 में बताया था। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन होती है। ये जो रेस्पिरेशन होती है डिपेंड करती है एटमॉस्फेयर पे। कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, जैसे कि अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो ये स्टोमल पोर्स जो है बंद हो जाते हैं। तो ये इस टाइप से हो जाएंगे आपके। ये आपके स्टोमल पोर्स क्लोज हो जाएंगे। जो मैंने पहले बनाया था वो आपका था ओपन स्टोमेटा, अब ये है क्लोज स्टोमेटा। तो ये आपका स्टोमल पोर बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब गैसेस एक्सचेंज नहीं करनी है, ऑलरेडी बहुत पानी है इसमें। तो इनमें जब पानी भर जाएगा, मतलब इसमें जब लिक्विड भर जाएगा तो ये फ्लैसिड हो जाएंगे और ये बंद हो जाएगा आपका स्टोमल पोर। लेकिन अगर इसमें पानी की कमी है, मतलब फ्लूइड की कमी है, तो क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएंगे दोनों और ये खुल जाते हैं और गैसेस एक्सचेंज इजीली हो पाती है। तो कई बार क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो लॉस ना हो, इसके अंदर से मॉइस्चर का लॉस ना हो, वाटर का लॉस ना हो, तो ये इसमें लिक्विड फिल हो जाएगा और ये फ्लैसिड हो जाएगा और ये बंद हो जाएंगे स्टोमल पोर्स। तो और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये नाइट टाइम में हो ही नहीं पाता, क्योंकि सनलाइट नहीं है, सन नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो उल्टा हो जाएगा। रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं प्लांट। तो यहाँ तक ये आपका प्लांट का था, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एनिमल्स के ऊपर। तो एनिमल्स क्या है, 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनमें लंग्स प्रेजेंट होंगे। कई बार स्किन के थ्रू भी उनके रेस्पिरेशन हो जाती है। इसी वजह से क्या होगा, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो एक्वेटिक एनिमल्स का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो वाटर है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम है, और टेरेस्ट्रियल में उनमें एयर में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो इसलिए उनका रेस्पिरेशन रेट कम होता है एज कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स। इसी वजह से क्या होगा, अब एनिमल क्या करते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल होंगे पानी को लेंगे अपने माउथ में, उसके बाद गिल्स तक पुल करेंगे, उसको पुश करेंगे। पुश करने के बाद गिल्स से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी और वाटर आउट हो जाता है। ये बहुत जल्दी प्रोसेस होता है। उनका रेस्पिरेटरी रेट जो होगा, रेस्पिरेशन का रेट जो होगा बहुत हाई होगा। तो यहाँ तक आपका खत्म हो गया है एनिमल और प्लांट का। और जो ये एनिमल्स है, एनिमल्स में ऑर्गन्स भी डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू दी एनिमल। क्या बड़ा एनिमल होगा तो उसके लंग्स में भी ज्यादा ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होगी, उसको ऑक्सीजन की जरूरत भी ज्यादा होगी, प्योरिफिकेशन की ज्यादा जरूरत होगी। तो इसीलिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उनके ऑर्गन डिफर करेंगे। ये जो ऑर्गन्स हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होते हैं आपके रेस्पिरेशन के टाइम पे,
तो इसके बाद हम करेंगे ह्यूमन बीइंग। तो बच्चों ये है आपका नेजल पैसेज, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग हम कर रहे हैं। तो नेजल पैसेज, ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे जाके बाइफरकेट हो जाता है, 2 में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि दोनों लंग्स में जाके उसे अपना काम भी करना होता है। तो ये आपका आगे जाके बनेगा, ये 2 ब्रोंकाई बनेंगे और ये ब्रोंकियोल्स होता है, ठीक है। ये एल्वियोलर सैक है, एल्वियोलर सैक के अंदर ये आपका एल्वियोलाई है। ये पूरा आपका एक सैक है, इसके अंदर एल्वियोलाई होते हैं। अब इन एल्वियोलाई के अंदर होते हैं ब्रांचेस, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन है ह्यूमन में कहाँ से शुरू की, जैसे एयर है, एयर हमने ली थ्रू नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के बाद कहाँ जाएगा, आपके थ्रोट में जाएगा। थ्रोट के बाद ये जाएगा आपके ट्रैकिया में। ट्रैकिया में, ट्रैकिया आगे जाके बाइफरकेट होगा तो ब्रोंकाई बनेगा, 2 ब्रोंकाई बनेंगे, ठीक है। मतलब 2 चेस्ट में जाके ये स्प्लिट हो जाते हैं, बाइफरकेट हो जाएंगे, 2 में डिवाइड हो जाएंगे। आगे जाके ये ब्रोंकियोल्स बनाएंगे, ब्रोंकियोल्स आगे जाके एल्वियोलर सैक बनाएंगे। ये एल्वियोलर सैक आगे जाके इसके अंदर क्या होगा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर होंगे ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो नॉस्ट्रल से एयर को लिया, थ्रोट में गया, यहाँ पर क्या होगा, माउथ और नेजल जो पैसेज है, माउथ और नेजल पैसेज कंबाइन होते हैं। आगे जाके एक एपिग्लोटिस आता है। तो जब आप खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस एक ढक्कन का काम करेगा, तो ट्रैकिया का पैसेज जो है वो बंद कर देगा, तो फूड पाइप में मतलब ईसोफेगस में आपके जाएगा खाना। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर बंदा बीमार है, पेशेंट बीमार है, कुछ नहीं खा पा रहा थ्रू माउथ, तो क्या होगा, उसके ट्रैकिया, उसको नेजल पैसेज से भी ट्रांसफर किया जाता है खाना, और उसको पाइप को कनेक्ट किया जाता है आपके इसोफेगस से, ताकि बंदा और नेजल पैसेज के थ्रू भी खा सके। तो ये इनिशियली कनेक्टेड होते हैं दोनों, बस एपिग्लोटिस की वजह से अलग होते हैं। तभी खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, बोलेंगे तो हमारा एपिग्लोटिस बंद नहीं हो पाएगा और खाना ट्रैकिया में चला जाएगा, जिस वजह से डेथ भी हो सकती है। तो नॉस्ट्रल्स के अंदर क्या होगा, फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। ये हेयर्स एंड म्यूकस क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, जितने भी जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, कितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये इनको होल्ड करने में हेल्प करेंगे, ताकि आपके इस ट्रैकिया में ना जा सके। ट्रैकिया में जाएंगे तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है बहुत ज्यादा, ठीक है, डेथ भी हो सकती है। तो ये म्यूकस, फाइन हेयर्स उन पार्टिकल्स को होल्ड करेंगे, म्यूकस अगर कुछ और चला जाए तो उसको स्टिक कर लेगा अपने पास। थ्रोट में आपके ये आ जाएगा लारिंक्स और फेरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रांचेस, ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोलर सैक, देन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ से जाने के बाद ये सारा क्या होगा, यहाँ पे ना ट्रैकिया में आपकी एक और चीज, यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ये रिंग क्या करती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है, ठीक है, एक्सहेल की जाती है, तो अंदर ये ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए, इसकी वॉल्स आपस में ना चिपक जाए, इससे प्रिवेंट करने के लिए ये कार्टिलेजिनस रिंग होती है, जो ऐसे ऐसे बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज आपको मैंने पहले भी बताया था, हमारी सॉफ्ट बोन होती है कार्टिलेज, ठीक है। तो ये इसलिए होती है यहाँ पे, ताकि कोलैप्सिंग से बचा जा सके। अब क्या होगा, एल्वियोलाई के अंदर एयर चली गई, एल्वियोलर सैक के अंदर और एल्वियोलाई में एयर चली गई, तो फिल्ड अप हो जाएगा लंग्स। लंग्स भरेंगे तो यहाँ पर ये जो मैंने एरोज बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि एक्सपैंड कर जाएगा लंग्स,
लंग्स एक्सपैंड कर जाएंगे आपके, ठीक है। और ये डायफ्राम जो कर्व्ड है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, फिर स्ट्रेट हो जाता है, मतलब आपकी रिब्स वगैरह एक्सपैंड कर जाएंगी ताकि इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाए आपका, लार्ज हो जाए एरिया अंदर का, और ज़्यादा इजीली गैसेस एक्सचेंज हो सके आपकी बॉडी के अंदर। तो ये है आपका इसमें। और तो ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो बच्चों आपको कोई भी डाउट हो पुरानी किसी वीडियोस में या फिर इस वीडियो में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई टॉपिक रह गया हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वो आप मुझसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।